कोकोनट ऑयल एंड बूस्ट इन एचडीएल। तो इस समय एक लास्ट वीडियो दिखाते हैं छोटा सा, फिर अगली बार हम बात करेंगे बाकी वीडियोस के बारे में। तो We've known for nearly a half century, according to 200 of the country's leading experts in cardiovascular diseases in a report representing 29 national medical organizations, including the American Heart Association, the American College of Cardiology, that coconut oil is one of the most potent agents for elevating the level of cholesterol in the blood. Studies showing coconut oil elevates cholesterol date back. तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता इंडिया में क्या है, बट वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो हेल्थ फूड तरह की जो मीडिया है, उससे रिलेटेड लोग जो हैं वो कोकोनट ऑयल को बहुत कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल खाना चाहिए, कोकोनट ऑयल से ये फ़ायदे हैं। तो डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि हमें 1955 से रिसर्च से पता था कि कोकोनट ऑयल खाते ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। एक रिसर्च नहीं, हमारे पास काउंटलेस ऐसी रिसर्चेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोकोनट ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। To 1955, when it was first shown experimentally that switching someone from coconut oil to something like soybean oil could drop cholesterol from like 200 down to 150. तो कहते हैं 1955 में हमें पता था कि जब हम किसी को कोकोनट ऑयल वाले खाने से सोया ऑयल के ऊपर डाल देते हैं, तो उनका कोलेस्ट्रॉल 200 से हम 150 यानी कि एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल से एकदम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे ले आते हैं, सिर्फ उनके डाइट से कोकोनट ऑयल जब हम निकाल देते हैं। Coconut oil can significantly raise cholesterol levels within hours of consumption. A significantly increased blood cholesterol within hours of eating a slice of cake made from coconut oil or from cod liver oil for that matter. But not from the same cake made from flaxseed oil. Coconut oil may तो उन्होंने कहा कि कोकोनट ऑयल से बनाया हुआ केक जब दिया जाता है, या कॉड लिवर ऑयल से बनाया हुआ केक दिया जाता है, तो मात्र 6 घंटे के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल को सिग्निफिकेंटली, बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से जो है उसको बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़ जाता है मात्र 6 घंटे के अंदर। लेकिन जब यही केक जो है वो फ्लैक्सीड ऑयल में जब बनाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, यानी कि कोकोनट ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मात्र 6 घंटे के अंदर। even be worse than tallow or beef fat, but not as bad as butter. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोकोनट ऑयल है, वो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है आपका 6 घंटे में कि वो बीफ से भी ज़्यादा बढ़ा देता है आपका कोलेस्ट्रॉल। और जो लार्ड होती है, जो जानवरों से आने वाला जो सॉलिड फैट होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कोकोनट ऑयल। लेकिन मक्खन से ज़्यादा नहीं है। यानी कि बटर जो है वो कोकोनट ऑयल से भी खराब है। तो यानी कि बटर, अगर कोकोनट ऑयल जो है वो बीफ से भी ज़्यादा खराब है, अगर कोकोनट ऑयल जो है वो लार्ड से भी ज़्यादा खराब है, और कोकोनट ऑयल जो है वो बीफ से भी ज़्यादा खराब है, कोकोनट ऑयल जो है वो लार्ड से भी ज़्यादा खराब है, लेकिन बटर से ज़्यादा खराब नहीं है। तो यानी कि बटर तो अपने आप ही बीफ से भी ज़्यादा खराब हो गया, बटर जो है वो लार्ड से भी ज़्यादा खराब हो गया, और बटर कोकोनट ऑयल से भी ज़्यादा खराब हो गया। लेकिन फिर भी हम मक्खन खा रहे हैं। और जो घी होता है वो तो मक्खन से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि मक्खन को पिघल के ही तो घी बनता है। मक्खन में जो भी मिल्क सॉलिड है वो हम निकाल देते हैं, तब जाके घी बनता है। तो आप खुद सोचिए कि ये घी जो है फिर कितनी चीज़ों से ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड फैट उसके अंदर है। तो जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि मक्खन खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, वो इस रिसर्च को बहुत अच्छे से
समझ लें। The latest interventional trial was published March 2017, a month-long randomized, controlled crossover study looking at the impact of 2 tablespoons a day of virgin coconut oil, and it elevated cholesterol about 14% over control. तो उन्होंने जब स्टडी की और उन्होंने देखा कि जो कोकोनट ऑयल था उसको जब दिया गया, सिर्फ 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल दिया गया, तो उन्होंने पाया कि मात्र चंद हफ्तों के अंदर जो था वो 14% कोलेस्ट्रॉल जो था वो बढ़ गया था। Consistent with the other 7 interventional trials published to date in this 2016 review. और यही बात बार-बार जितनी भी ट्रायल्स की गई इस पे, सबने यही बताया कि कोकोनट ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया और साथ में जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल था, वो सिग्निफिकेंट मात्रा में बढ़ गया। तो दोनों चीज़ें बढ़ी, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा और जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो भी बढ़ गया। But wait, saturated fats can make so-called good cholesterol, HDL, go up. So what's the problem? The problem is that doesn't seem to help. Having a high blood HDL level is no longer regarded as protective. तो जो लोग कोकोनट के लिए कहते हैं कि कोकोनट ऑयल खाना चाहिए क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो आपका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ा देता है, तो फिर खाने में क्या प्रॉब्लम है? खाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम कोकोनट ऑयल खाते हैं, तो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारा खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, जिससे एक्चुअली हार्ट अटैक होता है, वो बढ़ता है और तीसरी चीज़ जो एचडीएल जो बढ़ता है आप लोग कह रहे हो, लेकिन बढ़े हुए एचडीएल से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पुरानी बातें हैं कि एचडीएल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये गई गुज़री बातें हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रोटेक्शन नहीं है हार्ट डिज़ीज़ को, इसीलिए इसका फ़ायदा जो है वो कहीं गिनती में नहीं आता। यानी कि कोकोनट ऑयल से सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होता है। What? But wait a second. Higher HDL is clearly associated with lower risk of heart disease. In fact, HDL levels are among the most consistent and robust predictors of cardiovascular disease risk. But see, there are 2 types of risk factors, causal and non-causal. Association does not mean causation, meaning that just because 2 things are tightly linked doesn't mean one causes the other. Let me give you an example. I bet that the number of ashtrays someone तो कहते हैं कि ये क्यों ये धारणा गलत धारणा बनाई गई है लोगों में कि एचडीएल जो होता है ये अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोई एक चीज़ एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बार-बार देखी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का आपस में लिंक है। यानी कि उन्होंने पाया था कि जिन लोगों को कम हार्ट अटैक होता है, उन लोगों में एचडीएल बढ़ा हुआ होता है। तो साइंस ने ये मान लिया कि बढ़ा हुआ एचडीएल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कहता नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा एक होता है एसोसिएशन यानी कि किन्हीं 2 चीज़ों का बार-बार एक साथ दिखाई देना और एक होता है कारण, यानी कि जब वो साथ दिखाई दे रही हैं, तो उनमें से एक जो है दूसरे का कारण है। जैसा कि यदि किसी के घर में बहुत सारी एस्ट्रे हमें मिले, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? owns is an excellent predictor of lung cancer risk. I bet study after study would show that link, but that doesn't mean that तो उन्होंने कहा कि यदि हम देखें कि जिन लोगों के अंदर घरों में बहुत ज़्यादा एस्ट्रेज़ होती हैं, उनके अंदर लंग कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। कहते हैं हम जितनी मर्ज़ी स्टडी कर लें, हमें ये सच पता चलेगा। लेकिन यदि हम if you intervene and lower the number of ashtrays, their lung cancer risk would drop. लेकिन यदि हम उनके घर के अंदर जाके एस्ट्रेज़ कम कर दें, तो उनका कैंसर का रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि कैंसर तो सिगरेट पीने से होता है। जब तक हम सिगरेट कम नहीं करेंगे, तब तक कैंसर का रिस्क कम नहीं होगा। यानी कि कैंसर का कारण है सिगरेट, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ का या कारण है एलडीएल और एस्ट्रे की तरह है एचडीएल जो दिखाई तो देता है साथ में, लेकिन वो हार्ट डिज़ीज़ का कारण नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे कि
किसी स्मोकिंग वाले बंदे के घर में एस्ट्रेस तो दिखाई देंगी, पर एस्ट्रेस डायरेक्टली जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। उसी तरह से जो एचडीएल है वो हमारी बॉडी में अधिक होने के बावजूद भी हमारे हार्ट को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। Because it's not the ashtrays that were causing the cancer, it was the smoking. The ashtrays were just a marker of smoking, an indicator of smoking, as opposed to playing a causal role in the disease. So, just like having a high number of running shoes and gym shorts might predict a lower risk of heart attack, having a high HDL predicts a lower risk of heart attack. But तो कहते हैं जैसे किसी के घर में बहुत सारे जिम में पहनने वाले कपड़े हों या बहुत सारे जिमिंग वाले शूज हों, तो हमने देखा है, अगर हम देखें तो उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। तो कहते हैं कि उसी तरह से लेकिन ये जो जूते हैं और ये जो कपड़े हैं, हार्ट अटैक का रिस्क इनके कारण नहीं हो रहा, इस कारण से कम हो रहा है क्योंकि लोग एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं। तो सिर्फ अपने घर में जूते और ये शॉर्ट्स रखने से हार्ट अटैक कम नहीं होगा। उसी तरह से हाई एचडीएल है, अपने आप में ये हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता। raising HDL, just like raising the number of gym shorts, wouldn't necessarily affect disease. तो कहते हैं उसी तरह से अगर हम एचडीएल है, एचडीएल जो है वो एसोसिएटेड है हार्ट डिजीज से, वो हार्ट डिजीज का प्रोटेक्शन नहीं है। तो होता क्या है कि जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं, अपने आप ही एचडीएल उनका बढ़ जाता है क्योंकि वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें एचडीएल वाला पदार्थ होते हैं। तो उन लोगों को हार्ट अटैक कम होता है। तो जब देखते हैं कि भई इन लोगों में हार्ट अटैक कम है पर इनका एचडीएल हेल्दी रेंज में है, तो इसका मतलब एचडीएल जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो हेल्दी खाना खा रहे हैं, वो है जो उनका हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है। बढ़ा हुआ एचडीएल जो है वो एक साइड इफेक्ट है, एक साइड का पैरामीटर है। ठीक उसी तरह से जैसे कि जिम के जूते और शॉर्ट्स हैं। तो जिम के जूते Right. और शॉर्ट्स जैसे हम बढ़ा दें किसी के घर में, तो अपने आप में उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम नहीं हो जाएगा जब तक कि वो एक्चुअली जाके वर्कआउट ना करे। उसी तरह से हम एचडीएल कितना भी बढ़ा दें लोगों का, बढ़ा हुआ एचडीएल जो है वो अपने आप में हार्ट के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अगर कोई भी आपको कहे कि आप ये भोजन खाइए, इससे आपका एचडीएल बढ़ जाएगा, भले थोड़ा बहुत नुकसान हो, उनकी बात, आज की बात आप बिल्कुल मत सुनिएगा। हमें एचडीएल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। How do you differentiate between causal and non-causal risk factors? You put it to the test. The reason we know LDL cholesterol really is bad is because people who are just born with genetically low LDL end up having a low risk of heart disease. And if you intervene and actively lower people's LDL through diet or drugs, their heart disease risk drops. तो कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज जो है वो कारण है या सिर्फ एक फैक्टर है। तो कारण कहते हैं हम साइंटिफिकली उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हमने देखा कि किसी का एलडीएल यानी कि खराब वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो हमने देखा उन लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। फिर अगर हम किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों का, जब दवाइयों के माध्यम से हम उनका एलडीएल कम कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें हार्ट अटैक भी फिर कम होने लगते हैं। यानी कि जैसे ही एलडीएल बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक बढ़ते हैं। एलडीएल जैसे-जैसे हम लोगों का कम करते जाते हैं, हार्ट अटैक कम होने लगता है। यानी कि हमें सीधा-सीधा पता चल जाता है कि ये एलडीएल जो है वो हार्ट अटैक करवाता है। Not so with HDL. और यही चीज जब हम एचडीएल के हवाले से देखते हैं तो इसे सच नहीं पाते हैं। जिन लोगों में एचडीएल बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों के अंदर भी जो है वो हार्ट अटैक पाए जाते हैं। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे जातियां हैं लोगों की, ऐसे सब टाइप्स हैं जहां पे जेनेटिकली एचडीएल बहुत बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल डाइट खाएं जिससे हार्ट अटैक बनता है, और जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स वाली डाइट खाएं, तो उनमें भी हार्ट अटैक की मात्रा उतनी बड़ी होती है जितनी नॉर्मल पॉपुलेशन में बड़ी होती है। यानी कि
एचडीएल के बड़े होने से उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ये हम साइंटिफिकली प्रूव कर पाते हैं। People who live their whole lives with high HDL levels don't appear to have a lower risk of heart attack. And if you give people a drug that increases their HDL, it doesn't work. और फिर यदि हम लोगों को कोई ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि एचडीएल बढ़ जाए, तो भी हार्ट अटैक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। जबकि हम दवाइयाँ दे के एलडीएल कम करते हैं, तो हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि एचडीएल जो है वो हार्ट के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, और एलडीएल ही है खराब वाला कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है। और इंडियंस के हवाले से फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि एलडीएल में भी एक खास तरह का एलडीएल है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन ए, जो जेनेटिकली होता है और जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में इंडियंस में पाया जाता है। इसीलिए हम जो है इंडिया में हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा हमें खतरा है, और तभी हमारे यंग यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। और पूरी दुनिया में आज तक लाइपोप्रोटीन ए को कम करने वाली कोई दवाई नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ जो है हम खाद्य पदार्थ के माध्यम से ही इस एल का जो लाइपोप्रोटीन ए का जो सब टाइप है लाइपोप्रोटीन ए, इसे कम कर सकते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और उसे कम कैसे करना है? दूध, मीट, अंडा, मच्छी जैसे घी जैसे ही हम अपने डाइट से निकालेंगे, 16% जो है हमारा जो लाइपोप्रोटीन ए है कम हो जाएगा। फिर अगर हम 1.5 चम्मच पिसी हुई अलसी रोज लेंगे तो 20% और कम हो जाएगा। और इसमें साथ-साथ हम आधा चम्मच कलौंजी मिला देंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो ये 3 रामबाण हैं हमें अगर हार्ट अटैक से बचना है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्क हम हिंदुस्तानियों को है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। That's why we used to give people high dose niacin to raise their HDL, but it's time to face the facts. The lack of benefit to raising HDL seriously undermines the concept of HDL being a causal risk factor. In simple terms, high HDL may not protect the heart. We should concentrate on lowering LDL. हाई एचडीएल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, इसीलिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस होना चाहिए एलडीएल को कम करने का, और साथ में लाइपोप्रोटीन ए जो इंडिया से हैं उनको इसमें खास ध्यान देना है। And so, specifically, as this relates to coconut oil, the increase in HDL is of uncertain clinical significance, but the increase in LDL cholesterol you get from eating coconut oil would be expected to have an adverse effect on atherosclerotic cardiovascular disease risk. तो स्पेसिफिकली अब हम वापस कोकोनट ऑयल की अगर बात करें, तो जो कोकोनट ऑयल है जो कहते हैं कि एचडीएल आपका बढ़ाता है, जब हमने पता कर लिया साइंस से कि इस बढ़े हुए एचडीएल का हमें कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर हम कोकोनट ऑयल क्यों लें? लेकिन हमें ये पता है, आज नहीं 1955 से हमें पता था कि जो एलडीएल है वो बढ़ जाता है कोकोनट ऑयल लेने से, जो कि खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है। कोकोनट ऑयल उसको बढ़ाता है और उससे हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हमें कोकोनट ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। But what about the MCTs? Proponents of coconut oil, who lament that this whole coconut oil causes heart disease thing has created this bad image for their national exports, assert that the medium chain triglycerides, the shorter saturated fats found in coconut oil, aren't as bad as the longer chain saturated fats in meat and dairy. तो कोकोनट ऑयल जो लोग इसके फेवर में बोलते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन एक मिनट, कोकोनट ऑयल में एक चीज़ होती है जो कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स, तो एमसीटीज़। ये एमसीटीज़ क्या है? ये कोकोनट ऑयल में पाया जाने वाला जो सैचुरेटेड फैट है, इसकी जो लंबाई है, वो मीडियम चेन होती है। जबकि जो बाकी जानवरों में पाई जाने वाली जो सैचुरेटेड फैट है, उसकी लंबाई लंबी होती है, वो होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो कोकोनट ऑयल वाले बोलते हैं कि हमारी जो मीडियम चेन फैटी एसिड है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए आप कोकोनट ऑयल खाइए। लेकिन असलियत क्या है?
And what about that study that purported to show low rates of heart disease among Pacific Islanders who ate tons of coconuts? I'll cover both these topics next. तो कहते हैं कि हम इसके बारे में बात बाद में करेंगे कि ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड है और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, क्या ये दोनों इक्वली खराब हैं या दोनों में से एक का कुछ फ़ायदा भी है मीडियम चेन फैटी एसिड का? इसके बारे में हम बात नेक्स्ट टाइम करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जो लोग जिन प्रांतों में पूरा का पूरा कोकोनट खाया जाता है, जैसे कि कुछ पैसिफिक आइलैंडर देश हैं जहाँ कोकोनट भारी मात्रा में कंज़्यूम किया जाता है, क्या उनके अंदर जो कई डिजीजेस कम पाई जाती हैं जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, तो वो क्या कारण है? वो भी तो कोकोनट खा रहे हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात नेक्स्ट टाइम करेंगे कि वो क्या चीज अलग कर रहे हैं। ये मिस्ट्री हम नेक्स्ट टाइम खोलेंगे, डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं।